हाय गाइस। तो हम अपना जो ये फोर्थ मॉड्यूल चल रहा है कि कंट्रीब्यूशंस एंड कंट्रीब्यूटरीज इन आईकेएस, उस सीरीज़ के थर्ड वीडियो में है कि जिसमें हम और दो लोगों के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। सो एज यू नो, द लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस डिफरेंट कंट्रीब्यूटरीज इज डिफरेंट, राइट। तो सब लोगों ने एक सेम मेथड फॉलो नहीं की है कि शास्त्र ग्रंथ लिए, उनका स्टडी किया, उनमें से नोट्स निकाले और वो एप्लीकेबल है कि नहीं वो सिर्फ चेक किया. So this is not the common method followed by all of them. So everyone has developed their its own different way of working. Okay. और आगे उनको जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आए वैसे उन लोगों ने अपने मेथड्स में, अपने वर्किंग स्टाइल में इम्प्रूवमेंट किया. तो इसमें से हमें और एक बात समझ में आती है कि IKS इज नॉट ओनली अ प्रोसीजरल पार्ट. ओके. तो इट्स ऑल अबाउट द अप्रोच, इट्स ऑल अबाउट द थॉट प्रोसेस. सो IKS का जो थॉट है, जो थॉट सिस्टम है, तो उसमें जो जो लोग वो अपना वर्किंग स्टाइल बनाते हैं, वी कैन कंसिडर देयर कंट्रीब्यूशन इन IKS. तो नॉट नेसेसरीली हर बार अपने जो प्राचीन ग्रंथ है वही निकाल के आपको क्या करना है, आपको उसका स्टडी करते बैठना है और फिर काम करना है. दैट इज़ द वन वे, बट ऐसा सिर्फ एक ही वे नहीं है. तो ऐसे ही आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं, जैसे सुभाष पालेकर, तो इन्होंने भी सेम बात की है कि इन्होंने अपने वर्किंग स्टाइल में IKS का एप्टीट्यूड ला के कितनी प्रोग्रेस की या कितना बड़ा चेंज लाया, वो हम आज लोग देखने वाले हैं. ठीक है. सो वी विल सी दिस इन डिटेल. सो सुभाष पालेकर इज एक्चुअली पद्मश्री अवॉर्डी and he is popularly known as Krishaka Rishi. So, Krishaka Rishi, because of his contributions. So, Krishaka Rishi by many farming communities in India. So, actually, he is an agricultural scientist who pioneered the concept of natural farming in the country. So, जब एग्जैक्टली पता नहीं था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग ये बातें क्या होती है, तब इन्होंने एक्चुअली अपने काम से दिखाया कि नेचुरल फार्मिंग होता क्या है. तो इनका जो इंस्पिरेशन था, तो ऑफ कोर्स वो एंशंट इंडियन फार्मिंग टेक्निक्स थी और उसके हार्ट में, उसमें उसके जो कोर थे, तो उसमें उन्होंने काऊ डंग, काऊ यूरिन, राइट. सो ये जो बातें हैं, उनसे जो फॉर्मुलेशंस बनते हैं, इनके ऊपर अपना बहुत ज़्यादा ध्यान दिया. और इसमें से अलग अलग फॉर्मुलेशंस कैसे बनते हैं, एज फर्टिलाइजर्स, ओके, एज पेस्टिसाइड्स, एज ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स, तो इन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया. और पूरा का पूरा जो जो उनका फोकस था वो नेचुरल फार्मिंग के पे रहा. So he was heavily inspired by the Vedas, Upanishads, and other ancient scriptures. Okay, so particularly ज्ञानेश्वर, तुकाराम, कबीर, तो इनका जो राइटिंग है उसमें से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे. और डायरेक्टली उनके जो प्रिंसिपल्स है वो अप्लाई नहीं कर सकते, पर उनका जो थॉट है हर एक चीज़ के पीछे, तो वो थॉट उनको इनोवेटिव टेक्निक्स जो है वो डेवलप करने में हेल्पफुल रहा. तो जो कुछ भी ये लोग अपने राइटिंग्स में लिखते हैं कि नेचर जो है वो हमारा फ्रेंड है, उसको हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, तो ये जो बातें हैं ना, ये उनके दिमाग में बैठ गई और उन्होंने ऐसे ही टेक्निक्स फॉलो की जिनसे नेचर को किसी भी तरह से कौन सा भी हार्म क्रिएट नहीं होगा. So he says natural farming is capable of self generation and it is very eco-friendly. तो उनमें से जो सेल्फ जनरेशन की कैपेसिटी है, तो इस पे कैसे काम किया जाए, तो सारा का सारा जो उनका फोकस था ये इस तरीके से था कि एक साइकिल से दूसरे साइकिल क्रिएट होनी चाहिए, दूसरे साइकिल से तीसरी साइकिल क्रिएट होनी चाहिए, और हर बार हमको अलग सिस्टम इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है. ये एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा ऐसा होना चाहिए. सो आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एग्रीकल्चरल डिग्री इन 1972, सुभाष जी रिटर्न टू बेलोरा. It is village in Amravati, Maharashtra. So he worked on his father's farm for a decade
Before realizing that toxic chemicals promoted by the green revolution were gradually poisoning the soil and negatively affecting farm productivity, right? So प्रॉब्लम क्या था, उन्होंने प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई किया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन था. सो व्हाट वाज द फ्लो ऑफ प्रॉब्लम? सो ग्रीन रिवॉल्यूशन, राइट, ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रॉब्लम नहीं था, बट उसमें से जो टॉक्सिक एलिमेंट्स है सारे, ओके, सो टॉक्सिक एलिमेंट्स जो प्लांट को हम प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर, इन द फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड, तो टॉक्सिक एलिमेंट्स, और इसमें से क्या हो रहा है कि ग्रेजुअल क्या हो रहा है, तो डिटीरियोरेशन हो रहा है, राइट. सो ग्रेजुअल पॉइजनिंग हो रहा है. एंड फार्म प्रोडक्टिविटी जो है ना, फार्म प्रोडक्टिविटी, इट वाज negatively affecting. So it was negatively affecting. So you can see, उन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं ढूंढा, उन्होंने उसका पूरा का पूरा जो रीजन है ना वो फाइंड आउट किया कि कहाँ से इस प्रॉब्लम का ओरिजिन है, राइट. सो ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसमें से लोगों को समझ में आया कि यस, फार्म प्रोडक्टिविटी जो है ये इंक्रीज होती है, जो अपने पेस्टिसाइड्स होते हैं कि उनसे जो पेस्ट है वो मरते हैं, और उनको ऐसा लगता है प्राइमरीली कि हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्टिविटी है जो अचीव कर रहे हैं, राइट, वी आर इन अ बिग प्रॉफिट. पर इसमें से क्या हो रहा है कि इसमें से टॉक्सिक एलिमेंट्स जो है ना, ये हमारे फार्म में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, इन द सॉइल, इन वाटर, प्लांट के बॉडीज में वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, राइट. एंड ये ग्रेजुअल पॉइजनिंग होता चला जाता है. ये ऐसा नहीं कि एक दिन में पॉइजनिंग हो गया, 2 दिन में पॉइजनिंग होता चला गया, ऐसे नहीं. ये सालों से ग्रेजुअल पॉइजनिंग चल रहा है. और फिर स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि हमारे प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी हमारे फार्म की वो इंक्रीज हो गई है, बट एक्चुअली इट इज़ डिक्रीजिंग. ओके, सो इन्होंने पूरा जो प्रॉब्लम का हायरार्की है वो यहाँ पे फाइंड आउट किया. ओके, और फिर उनको समझ में आ गया कि किस स्टेप पे काम करना चाहिए, किस स्टेप पे एक्चुअली एक्शन लिया तो क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट जो है वो आपको दिखेगा. सो दिस वॉज द एनालिसिस डन बाय हिम. ओके, so he strived to find a better alternative. So for this purpose he returned to nature, right. So farming is a natural process, and if we want to cure problem generated in the farming, we should return to our nature. Okay, that was the basic idea applied by him. So he found that the natural system at work in the forest allowed vegetation to flourish while preserving the ecosystems, right. जो पेड़ उगते हैं, जो प्लांटेशन अपने आप हो जाता है रेनी सीजन्स में, तो उसको कुछ फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत पड़ती है क्या? नहीं, उस पर भी तो पेस्ट आते ही है, राइट. पर प्लांट की इम्यूनिटी होती है, वो अपने आप उसको फाइट कर देता है, राइट. हाँ, यस, देयर आर सम प्लांट्स कि जो इस प्रोसेस में मर जाते हैं या इस प्रोसेस में डिसीज हो जाते हैं, पर वो तो नेचुरल प्रोसेस है, राइट. बाकी तो प्लांटेशन पूरा का पूरा मर गया, ऐसा नहीं होता, राइट. सो उन्होंने क्या बेसिक आइडिया अप्लाई किया कि अगर प्लांटेशन जो है उनके पास सेल्फ नरिशिंग की प्रॉपर्टी है, अपने आप वो उगते हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो उसमें लगता ही नहीं है. इतने बड़े जो जंगल आते हैं, इतने बड़े जो फॉरेस्ट है, इसमें ह्यूमन कंट्रीब्यूशन क्या है? नथिंग, राइट. सो व्हाई नॉट टू अप्लाई द सेम आइडिया इन द फॉर्म ऑल्सो. तो इस तरीके से उन्होंने अपना जो वर्किंग का स्टाइल है वो बनाया, राइट. सो natural vegetation, natural flourishing, right. And also ecosystem is preserved in this process. So large trees grew naturally without any chemical stimulation. So no chemical stimulation is required. So he started this first thing कि नो केमिकल स्टिमुलेशन. सो ऐसी बात नहीं है कि आपको कुछ करना है, आपको कुछ अच्छा गेन चाहिए तो आपको केमिकल स्टिमुलेशन ही चाहिए. सो उन्होंने सबसे पहले तो ये जो बात है ना, इसमें डिनाई कर दिया ये बात कि केमिकल स्टिमुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है. सो दीज ट्रीज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट
plants can and do thrive without the use of chemicals. उनको ज़रूरत नहीं है, right? So pesticides and chemical fertilizers damage microorganisms that convert raw nutrients into easily digestible form on a farm. Okay, so क्या बात है कि जैसे हमारे बॉडी में भी होता है कि हमारे बॉडी में जो कुछ भी हम कंज्यूम करते हैं, सो वी हैव दैट पर्टिकुलर बायोलॉजिकल सिस्टम कि हम जो कंज्यूम करते हैं ना उसका अपने यूजफुल फॉर्म में कन्वर्जन करते हैं, राइट? वैसे ही प्लांट्स का भी अपना एक सिस्टम है, एंड दैट सिस्टम इज लेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट? कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये एक्चुअली मेन परफॉर्मर्स है कि ये प्लांट को हम जो भी प्रोवाइड करते हैं या जो कुछ भी नेचुरली न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, सो दैट न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू यूजफुल फॉर्म, रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू डाइजेस्टिबल फॉर्म. Okay, so all this process is done by microorganisms, right? And when we apply chemicals like fertilizers, pesticides, we are killing these microorganisms. और हम प्लांट को लेजी बना रहे हैं, राइट? बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स टू देम. हम प्लांट की जो एबिलिटी है ना काम करने की, स्ट्रगल करने की, उसको मार देते हैं. जैसे ह्यूमंस का भी है, अगर हम स्ट्रगल नहीं करेंगे तो हम तैयार नहीं होंगे. अगर सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है तो हम लेजी बन जाएंगे. वैसे ही प्लांट्स का है, अगर उनको रेडीमेड फॉर्म में फर्टिलाइजर दे देंगे तो उसको काम क्या पड़ा, उसकी इम्यूनिटी कैसे डेवलप होगी, राइट? वो फाइट कैसे करेगा? सो दिस इज द साइकिल कि उसको पहले तो फर्टिलाइजर रेडीमेड प्रोवाइड करो, उसकी इम्यूनिटी डेवलप ही ना होने दो, ओके? और फिर बाद में अगर कोई पेस्ट आता है, कोई डिसीज आता है, तो प्लांट की तो इम्यूनिटी है नहीं फाइट करने की, और फिर ऊपर से उसको क्या करो, ऊपर से उसको पेस्टिसाइड्स का सप्लीमेंटेशन दो. तो फर्टिलाइजर भी केमिकल ओरिजिनेटेड और पेस्टिसाइड भी केमिकल स्टिमुलेंट. तो वो प्लांट जो है वो अपने आप अच्छे से ग्रो ही नहीं हो पाएगा, वो बिल्कुल वीक हो जाएगा. और अगर ऐसा फूड हम कंज्यूम करेंगे तो हम में भी क्या पावर आने वाली है, हम भी क्या पावरफुल होने वाले हैं, राइट? जो हम बोलते हैं कि लीफी वेजिटेबल्स खाओ, खुद की इम्यूनिटी ग्रो करो, तो अगर जो हम खा रहे हैं वही इतना वीक है तो हमारी भी क्या इम्यूनिटी डेवलप होने वाली है, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड. एंड एक्चुअली ये पूरा का पूरा साइकिल है ना, ये पालेकर जी ने एग्जैक्टली फाइंड आउट किया कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, राइट? सो subsequently, after years of trial and error, he has discovered that locally accessible seeds, cow breeds, and soil can only be utilized in the creation of this culture making is a self-sustaining, homegrown, no cost method. Okay, तो अगर आपको ऐसा कुछ बनाना है तो आपको क्या क्या यूज़ करना पड़ेगा? तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि उसके लिए आपको सीड्स यूज़ करने पड़ेंगे that are local, right? Locally accessible seeds. फिर second thing is cow breeds. सब कुछ लोकली यूज करो, ऐसा नहीं कुछ इम्पोर्ट करो, ओके? एंड सॉइल. These are the principal elements in the any farm process. Okay, so then only it will be self-sustaining, homegrown, and no-cost method. And after extensive research, extensive thinking, okay, which was last for 6 years, during which he developed and nurtured plants on his own, he came up with the technique of natural farming. तो उनको अब मिला कि जिसको नेचुरल फार्मिंग बोला जाता है वो एग्जैक्टली क्या हो सकता है, राइट? एंड पालेकर देन टुक हिज फाइंडिंग टू फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री. उनको जब समझ में आ गया कि येस दिस कैन वर्क, फिर उन्होंने अपना जो रिसर्च है ये सबके पास, सबके लिए ओपन रखा. सो पालेकर हैज़ बीन loaded by various international and national organizations and experts for his dedicated service to the nation. So उनका जो काम था ये इंडियन गवर्नमेंट जो है अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने भी आइडेंटिफाई किया और उनको पद्मश्री मिला इन 2016. So he has been voluntarily educating farmers across the country on natural farming. Okay, so अब 2007 में जो चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के,
एन चंद्रबाबू नायडू, तो उन्होंने अपॉइंट किया पालेकर जी को एज इज एडवाइजर इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड एलोकेटेड ₹100 crore टू प्रमोट द सिस्टम इन द स्टेट. And he also represented him at the United Nations headquarters in New York, where he presented his findings and methods. So नीति आयोग जो है उन्होंने भी इनको इनवाइट किया था फॉर वेरियस नेशनल लेवल कंसल्टेशंस. सो ये जो काम है ये इतना रिकॉग्नाइज हुआ और इतना अप्रिशिएट हुआ, इतनी ज़रूरत थी इस काम की. अगर हम देखेंगे ना कि ये नेचुरल फार्मिंग जो उन्होंने हमारे सामने रखा, ये एग्जैक्टली है क्या, तो सिंपल सी बात है. ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसा डिफिकल्ट टास्क है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कॉम्प्लेक्स चीज़ें इतनी पसंद आने लगती है कि सिंपल चीज़ों के टुवर्ड्स हमारा ध्यान जो है वो कम जाता है, या सिंपल चीज़ों को हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं. ओके, बट इनके काम से आपको पता चलेगा कि ऐसे सिंपल सिंपल चीज़ों की हमें कितनी ज़रूरत है. ओके, सो actually the farmer themselves pointed out that reason behind the adverse agrarian scenario as higher doses of chemical fertilizers and pesticides. farmers को समझ में आता है ओके कि क्या प्रॉब्लम है, तो इन्होंने 3 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए फार्मर्स ने खुद ने ही. क्या? सो वन इज केमिकल पेस्टिसाइड, या स्टार्टिंग से कहेंगे तो केमिकल फर्टिलाइजर वाज वन प्रॉब्लम. ओके, सेकंड इज केमिकल पेस्टिसाइड, और थर्ड बात जो है दैट इज सिंगल क्रॉप सिस्टम, राइट. कि एक साल में एक ही क्रॉप लो, राइट. सो कल्टिवेटिंग सिंगल क्रॉप एवरी ईयर. तो क्योंकि क्या होता है कि एक ही क्रॉप लोगे तो आपकी जो लैंड है वो तैयार नहीं होगी, राइट. क्योंकि जैसे कम्युनिटी होती है अपनी भी, हमारे आजू बाजू में जो लोग होते हैं, सो वी आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय देम. सो आवर पर्सनालिटी, आवर एवरीथिंग मीन्स आवर थॉट प्रोसेस इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ दीज पीपल, सराउंडिंग पीपल. वैसे होता है कि प्लांट है, सॉइल है, तो उसमें अगर वैरायटी आ जाए ना, तो फिर उसमें डाइवर्सिटी बना के रखते हैं वो लोग, और फिर तैयार होते हैं. वैरायटी ऑफ मीन्स एबिलिटी जो है ना इन बातों की, तो वो तैयार होती जाती है. बट अगर आप सिंगल क्रॉप लोगे तो ये होगा ही नहीं ना. सॉइल में वैसे न्यूट्रिएंट्स डेवलप ही नहीं होंगे कि जो अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करने में मदद करे, राइट. सो दैट्स व्हाई सिंगल क्रॉप सिस्टम इज नॉट एट ऑल हेल्पफुल इफ यू वांट टू maintain the diversity of nutrients in your soil, right. So to tackle this distress condition, the Bajaj Foundation rolled out a strategy called Subhash Palekar Natural Farming. Okay, so इनके नाम से एक सिस्टम शुरू हो गई. सो SPNF ऐसा बोला गया इसको, सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग टू प्रमोट क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉपिंग पैटर्न. ओके, सो इट वाज क्लाइमेट. सो अगर आप अच्छा काम करेंगे ना तो आपके नाम से मेथड्स आने लगेंगी. क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉपिंग सिस्टम. ओके, सो बजाज फाउंडेशन जो है उन्होंने ये मेथड लाया. ओके, सो सुभाष पालेकर तो पहले ही एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, फार्मर थे, ऑथर थे. उन्होंने एक जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग सिस्टम जो है वो डेवलप की थी. सो उनकी जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग सिस्टम है उसको भी यहाँ पे कोट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा इंटर रिलेशन. सो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, क्योंकि ये महंगा समझा जाता है फार्मिंग करना, क्योंकि सीड्स जो है वो खरीदो, ओके, फिर एग्रीकल्चरल जो इक्विपमेंट्स है वो खरीदो, फिर उसके जो महंगे महंगे फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है वो खरीदो. तो ये ऐसा करते करते बहुत लोन हो जाता है फार्मर के ऊपर, राइट. तो और अगर गेन नहीं आया तो फिर वो डिप्रेशन अलग से, राइट. सो इस बैकग्राउंड पे ये जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है बहुत ही अट्रैक्टिव पैटर्न रहा, और इसको ही प्रमोट करने के लिए अच्छे से बजाज फाउंडेशन ने ये SPNF टेक्निक जो है ना वो निकालना शुरू कर दिया. सो SPNF इज अ सिस्टम
where the laws of nature are applied to agricultural practices to produce healthy food. नेचर के लॉज अप्लाई करेंगे, ओके, अलग से कुछ नहीं करना है. सो टू कीप अवर सेल्स एंड अवर लैंड हेल्दी, ओके. सो अलग से एक्सटर्नल जो कुछ भी चीज़ें है ना, इंटरफेयरिंग चीज़ें, वो नहीं करनी है. नेचर के लॉज जो है वो अप्लाई करो, okay. So the ancient system of natural farming is more suited for farming because of its easy adaptability and cost effectiveness. So natural farming supports to maintain, prosper and sustain farm ecosystem. So simple सी चीज़ है, ऐसे ही चीज़ें करो जो फार्म इकोसिस्टम जो है ना, फार्म इकोसिस्टम वो मेंटेन करेंगे. बाकी दूर का मत सोचो कि हम एनवायरनमेंट का क्या कर रहे हैं. एनवायरनमेंट का थॉट आपके मन में है ही, अगर आप फार्म इकोसिस्टम डेवलप करोगे या मेंटेन करोगे तो पहले तो फार्म के इकोसिस्टम स्टडी करो कि क्या आता है फार्म में, अपने फार्म में आता क्या है. तो फार्म की खुद की सॉइल है, राइट. सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. फिर आपके फार्म में जो पेड़ है, ओके, जो नेचुरल प्लांटेशन है वहाँ पे, उस पेड़ पे बर्ड्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे कीड़े हैं, राइट. सो ऑल दीज थिंग्स दे आर पार्ट ऑफ फार्म इकोसिस्टम. सो ऐसा कुछ मत करो कि इसमें से कुछ डिस्टर्ब हो, राइट. कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि जिसमें से आपकी जो सॉइल है वो डिटेरियोरेट हो, ओके. आपके जो प्लांट्स है, नेचुरल प्लांट्स है जहाँ वहाँ पे, वो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में आ जाए. आपके बर्ड्स है, ओके, आपके प्लांट्स, आपके फार्म में जो छोटे छोटे एनिमल्स होंगे, राइट, उनको हार्म पहुंचे. ऐसा कुछ मत करो. सो यू आर अप्लाइंग हियर नेचुरल लॉ. एंड व्हाट इज द नेचुरल लॉ हियर? कि यू जस्ट लिव एंड लेट लिव अदर्स, ओके. लिव एंड लेट लिव अदर्स. सो आप भी खुद अच्छे से जियो और दूसरों को जीने दो. सो दिस इज द सिंपल लॉ बाय नेचर एंड यू शुड अप्लाई देम इन द फार्म. ऐसा करो. और फिर सेकेंड थिंग, इसका इफेक्ट क्या आता है ना, कि एक जो जीव है ना वो दूसरे जीव को जीने के लिए मदद करता है. जैसे जीवो जीवस्य जीवनम, राइट. कि प्लांट का हर एक इकोसिस्टम का जो एलिमेंट है ना, वो दूसरे एलिमेंट को जीने के लिए मदद करेगा. अगर आप लोग दूसरे को प्लांट के जो आपके जो फार्म के जो एलिमेंट्स है उसको अगर जीने दोगे ना, तो वो भी आपके प्लांटेशन को जीने के लिए सपोर्ट करेंगे, राइट. सो ये ऐसी प्रोसेस है कि आप खुद ऐसा मत करो कि जिससे दूसरे को, आपके फार्म के इकोसिस्टम को हानि या कुछ हार्म आ जाए, ओके. और फिर आप देखना कि आपके फार्म के इकोसिस्टम के जो एलिमेंट्स है ना वो मदद करेंगे एक दूसरे को ग्रो होने के लिए, राइट. सो ऐसा ये पूरा का पूरा क्या है, तो सिस्टम है. सो फिर ये जो SPNF है ना, इसके पिलर्स है कुछ. सो वी कैन कॉल इट एज 4 pillars of SPNF. So first is application of Bijamrut. Okay, application of Bijamrut. These are actually formulations. Okay. Second is application of Jivamrut. फिर third is mulching and creating a condition of Vapsa. Okay. So it's actually mulching and फिर Vapsa. So what is Bijamrut actually? So Bijamrut is effective in protecting young roots from fungus as well as from soil-borne and seed-borne diseases that commonly affect plants after the monsoon period, right? तो बीजामृत जो होता है वो सीड्स के लिए है, राइट. सीड प्रोसेसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव सीन दिस इन एग्रीकल्चरल सिस्टम. सो ये मदद करता है क्योंकि छोटा है सीड, वो अभी इसकी इम्यूनिटी जो है वो डेवलप नहीं हुई है, राइट. सो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, राइट.
तो बीजामृत उसके लिए मदद करेगा और उसका पूरा का पूरा जो फॉर्मुलेशन है वो नेचुरल है, तो इससे आपके सॉइल को हार्म नहीं पहुंचता कोई। ओके, तो बीजामृत जो है वो नेचुरल, जो पहले जब आप सीड सो करते हो तो तब सीड को मदद करता है कौन सा भी डिसीज एक्वायर करने से। देन जीवामृत provides nutrients, but most importantly acts as a catalytic agent that promotes the activity of beneficial microorganisms in the soil. Okay, क्योंकि सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका जो प्रपोर्शन है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, राइट। तो जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो प्लांट के ग्रोथ के लिए वहां पे होने चाहिए, उनका ग्रोथ सपोर्ट करता है या प्रमोट करता है दिस जीवामृत। ओके, so this second formulation is important. Then mulching provides a necessary climate for the growth of microbes. Okay, so this is actually microclimate conditions, right? So, and it also creates wapsa which retains the required moisture level, right? So for moisture level maintenance, this wapsa method is very very important. Okay, so natural farming reduces the cost of inputs as these formulations are prepared by using cow dung, urine of an indigenous cow, then jaggery, pulses flour, and leaves of bitter plants. Okay, and all these things are available in the vicinity of the farm. तो इसमें आपको ऐसा क्या लगने वाला है कि आपका कॉस्ट बहुत जाएगा या आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा? नो, ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इस तरीके से आपकी नेचुरल फार्मिंग जो है ना वो यहाँ पे क्या होती है, तो सपोर्ट होती है, प्रमोट होती है, राइट। सो these things are very very important in the development of natural farming process and this is SPNF. सो अगर ये अच्छे से प्रमोट करना है या पहले से क्या किया गया है, तो फार्मर्स को गाइड करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है कि दे शुड अडॉप्ट वेरियस कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स लाइक विलेज मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ SPNF टेक्निक्स, फिर ट्रेनिंग एंड फील्ड एक्सपोजर्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्रॉप ग्रोथ, फिर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्लॉट्स वेयर मेंटेन्ड इन ईच विलेज टू मेक द फार्मर्स अंडरस्टैंड द एडोप्टेशन ऑफ प्रॉपर टेक्निक्स रिलेवेंट टू पर्टिकुलर क्रॉप कंडीशंस, फिर इंटरक्रॉपिंग का डेमोन्स्ट्रेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग मॉडल्स। ओके, तो इस तरीके से उनको ये बताना पड़ता है कि कैसे आप लोग ये अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो आदत होती है वो छूटने में टाइम लगता है, राइट। सो क्या होता है कि उनको केमिकल फर्टिलाइजर्स की, पेस्टिसाइड्स की आदत हो चुकी है, राइट। तो उनको ऐसा डर है कि अगर हम ये छोड़ेंगे तो क्या होगा, तो हमारा जो लैंड है तो उसमें से मुझको प्रॉफिट नहीं मिलेगा एंड देयर लाइव्स आर डिपेंडेंट अपॉन दैट। सो वो डरते हैं, तो उनको मोटिवेट करना पड़ता है, उनको दिखाना पड़ता है कि नहीं, आपका लॉस नहीं होगा और आपका फ़ायदा ही होने वाला है, और अगर आपने ये ऐसा शुरू रखा तो फिर आपका लॉस होने वाला है, ये उन लोगों को बताना पड़ता है अच्छी तरीके से, राइट। सो दैट्स वाई दीज एक्टिविटीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये ऐसा ग्रेजुअल और कंसिस्टेंट काम करने से क्या हुआ है, अचीवमेंट क्या है इसका, टू 27,000 farmers, they are sensitized and trained in natural farming now. 4188 farmers adopted natural farming practices completely. Then 3126 farmers partially adopted natural farming techniques. Then 3593 acres of land in 213 villages have been brought under natural farming. Then 40 to 45% reduction in the cost of cultivation. So जो पूरा का पूरा ये जो अमाउंट है ना, ये जो फिगर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 138 फार्मर्स प्रिजर्विंग इंडिजिनस सीड्स एंड अटेंड सीड सफिशियंसी। इंडिजिनस सीड्स जो है वो मेंटेन करना ये बहुत बड़ी बात है। 1288 फार्मर्स रिसीव 20% हायर रेट्स कंपेयर टू मार्केट प्राइसेस। सो अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो क्या होगा, आपको पूरा का पूरा फायदा ही होगा, मार्केट प्राइस से आपको ज़्यादा रेट मिलेगा। 700 farmers adopted intercropping to combat natural climatic change and to reduce the risk of total crop failure. So climate change है, right?
तो इसको अगर फाइट करना है ना, तो आपको क्या अडॉप्ट करना पड़ेगा, आपको इंटरक्रॉपिंग सिस्टम अडॉप्ट करनी पड़ेगी। इंटरक्रॉपिंग मॉडल जो है ना, वो आपको यहाँ पे अडॉप्ट करना पड़ेगा। सो 700 farmers adopted this thing. Then 126 men and women farmers participated in the grain festival organized at Wardha. So total sale within 2 days was 13.27 lakhs. So this attempt helped farmers to get a 20% price in the sale than compared to market rates. So इस तरीके से ये सारा जो काम है वो चलता है, वो करना पड़ता है। सो बहुत सारे ऐसे वैल्यूज़ है, नंबर्स है, फिगर्स है कि जो हमको दिखाई देते हैं, और अब लोग जो है वो इसमें अवेयर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है कि व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग टिल नाउ इट इज़ नॉट बेनिफिशियल इन लॉन्ग टर्म प्रोसेस। आज आपको दिखाई देगा कि आपका जो गेन है वो है, पर एक्चुअली वो भी फॉल्स फिगर है। यू आर गेनिंग दैट, यू आर प्रॉफिटिंग at the cost of loss of soil fertility, right? So ये लोगों को अभी समझ में आ रहा है, और and they are moving towards this natural farming techniques. तो लोगों को समझ रहा है अभी कि ट्रेडिशनल क्रॉप्स लाइक लिनसीड, सोरगम, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, स्पाइसेस, सो वो क्लाइमेट रेजिस्टेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, ये अभी लोगों को समझ में आ रहा है। फिर अडॉप्टेशन ऑफ इंटर क्रॉप्स एंड मिक्स्ड क्रॉप्स मिनिमाइज द रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर, कि ऐसा नहीं होता कि एक क्रॉप फेल भी हो गया आपका, तो अगर आपने इंटर क्रॉपिंग मेथड अप्लाई की है या मिक्स्ड क्रॉप्स है आपके, तो आपका पूरा लॉस नहीं होता। आप सोचिए ज़रा कि सिंगल क्रॉप है पूरे प्लांट में, पूरे फार्म में, तो क्या होगा कि पूरा का पूरा अगर फेल्यूर हो, एक डिसीज़ हुआ, तो डिसीज़ तो फैलता है, राइट? तो पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन है आपका वो गया। पर यहीं अगर आपका इंटर क्रॉपिंग मेथड है, तो एक क्रॉप भी अगर जाता है तो दूसरा तीसरा क्रॉप है वहाँ पे, तो आपका पूरा फेल्यूर नहीं होगा कल्टीवेशन, राइट? सो दिस इज द टेक्निक। फिर internal and external exposure visits to the successful farmers proved as a driving force to the adaptation of driving for zero budget natural farming techniques among the farmers. तो विजिट करना पड़ता है कि कौन से ऐसे फार्मर्स है कि जो इस टेक्निक को अप्लाई कर रहे हैं, राइट? फिर मेंटेनिंग डेमोन्स्ट्रेशन plots at village level. So this will help them to build trust among the farmers in adaptation of zero budget natural farming practices. क्योंकि कुछ तो इंस्पिरेशन चाहिए, कुछ तो देखना चाहिए कि अरे ये कैसा होता है, राइट? ये अगर करेंगे नहीं तो क्या होगा, तो उनको लगेगा कि हम अकेले हैं, हम अकेले ऐसा पागलपन कर रहे हैं, ऐसा कौन करता है। पर अगर जब उनको देखने को मिलेगा कि नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसमें है एक्चुअली, फिर उनको ऐसा मोटिवेशन मिलता है, और फिर वो धीरे धीरे डरते डरते काम शुरू करते हैं। और फिर जैसे उनको गेन मिलता है, जैसे ही उनको मिलता है कि येस वी आर नॉट फेल्यूर्स हियर, वी आर नॉट फेल्ड, वी आर नॉट गेटिंग फेल्यूर, फिर उनको समझ में आ जाता है कि यस दिस टेक्निक इज बेनिफिशियल। ओके, इस तरीके से पूरा का पूरा काम चलता है, और ये कॉन्फिडेंस डेवलप किया है फार्मिंग का लोगों में, ये है सुभाष पालेकर जी। और इसलिए इनका जो काम है ये आईकेएस में बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अप्रिशिएट करना चाहिए उनको कि उन्होंने ये जो नेचुरल जो हमारी इकोसिस्टम है वो मेंटेन रख के फार्मिंग करना ये लोगों को सिखाया। एंड सच अ पर्सन एंड सच अ पर्सनालिटी इज वेरी वेरी important. They are very very required to develop the thought process of ICAS. तो इसके बाद आगे बात करते हैं पंडित सुधाकर जोशी जी, इनके कंट्रीब्यूशन की। एंड वी शुड वेरी प्राउड दैट सुधाकर जोशी जी जो है वो हमारे नासिक के हैं, और क्या उन्होंने एक बहुत ही बड़ा काम किया है कि जैसे सुभाष पालेकर जी ने इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, इन द फील्ड ऑफ फार्मिंग अपना कंट्रीब्यूशन दिया, इन्होंने उसके ही जो सप्लीमेंट्री ब्रांच है दैट इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड, दैट इज रेन फॉरकास्टिंग, ओके, जलशास्त्र, इसके ऊपर इनका कंट्रीब्यूशन रहा। सो एक्चुअली ही वॉज अ रिटायर्ड सिविल इंजीनियर, तो इन्होंने अपना जो काम है ना, सारा स्टडी है ना, वो रिटायरमेंट के बाद शुरू कर दिया।
So he was a retired civil engineer from Indian Railways, and after retirement, he dedicated his full time for Sanskrit language and studied ancient Sanskrit literature. So he was very interested in ancient Indian astronomy. So he went to Banaras Hindu University for pursuing the subject and studied the ancient astronomy text Surya Siddhanta, and under the guidance of traditional scholars who were working there. So he focused on the application of astronomy in forecasting rainfall as depicted by Acharya Parashar in the text Krishi Parashar, right? So we know about this particular text as we have studied some part of this text in the module of Bharatiya Shastras in agricultural system, right? So उन्होंने क्या किया, उन्होंने फॉरगॉटन मेथड थी वो रिजिनिवेट की, क्या, and it was the method of forecasting rain, right? So rain forecasting की forgotten method थी, उनको उन्होंने रिजिनेट तो किया ही, पर उसका एप्लीकेशन कैसे हो सकता है मॉडर्न तरीके से या इन करंट सिस्टम ऑल्सो, वो उन्होंने दिखाया. ओके, सो इट इज़ द शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग मेथड्स. ओके, तो इसका नाम क्या है, तो एक है भौम पद्धति. ओके, सेकंड इज अंतरिक्ष पद्धति एंड थर्ड वन इज दिव्य पद्धति. ओके, सो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, आप रेन फॉरकास्टिंग कर सकते हो. ओके, सो एक्चुअली क्या हुआ कि 25 अप्रैल 2003 में पुणे में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी क्लाइमेट साइंटिस्ट की. ओके, सो इट वाज अ नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस. सो एक मयूर चित्रक नाम का ग्रंथ है जो इसी टॉपिक पे डेडिकेटेड है. तो उसका 110 नंबर का श्लोक है. उसमें जो कुछ भी डिस्क्रिप्शन है ना, तो उससे जो कैलकुलेशन होता है सारा और उसका जो आंसर आता है, उससे 2 जुलाई मीन्स 2 जुलाई 2003 को इवनिंग को 7:30 को रेन शुरू होगा. ओके, सो उन्होंने क्या है, इसको थोड़ा सा लिखते हैं अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाए कि पुणे में कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे एक मयूर चित्रक नाम का ज्योतिष का ही या रेन फोरकास्टिंग जिसमें अच्छे से दिया है ऐसा ग्रंथ है. तो उसका 110 श्लोक था, 10th श्लोक. उसमें जो बताया था ना, तो उसका कैलकुलेशन करके क्या हुआ कि 2 जुलाई 2003 को इवनिंग को 7:30. ओके, सो 7:30 PM को रेन स्टार्ट होगा. ओके, और ये जो बारिश है ये 5 जुलाई 2003 को, मतलब 3 दिन बाद, ये 8:30 AM को बंद होगी ये बारिश. ऐसा ये पूरा क्या हुआ, ये कैलकुलेशन किया और ये ऐसा ही निकला तब. और ये जो एक्सपीरियंस मिला तब से ये रेन फोरकास्टिंग का जो टेक्निक है या ये जो साइंस है, ये स्टडी करने के लिए लोगों का एंथुजियाज्म बढ़ा, लोग एक्साइटेड रहे क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस में हुआ था, राइट? तो इसमें क्या लॉजिक है, इसका मैथमेटिक्स क्या है, ये स्टडी करने के लिए लोग जो है वो कीन रहने लगे. और तब से ये जो ब्रांच है ना रेन फोरकास्टिंग की, उसको बहुत ही ज़्यादा वेटेज मिलने लगा. ओके, तो ऐसे ही इसी ब्रांच के लिए जो डेडिकेटेड थे पंडित सुधाकर जोशी जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे ही ग्रंथों से ये हमारा जो लॉस्ट मेथड है वो कैसे अप्लाई हो सकता है, इसके लिए स्टडी करना शुरू कर दिया. और बहुत ही अलग अलग टाइप के डेमोन्स्ट्रेशन दिए उन्होंने, और ये प्रूव करके दिखाया कि यस, ये एप्लीकेबल है, इससे काम हो सकता है. सो अगर सिंगल वर्ड में बताया जाए तो क्या है ये, भौम पद्धति इज नथिंग बट द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्विंग द नेचर, क्या चल रहा है नेचर में. देन इट इज एक्चुअली
studying natural phenomenon. Okay, so natural processes we can say. और ये जो दिव्य पद्धति है ना, दिस इज एक्चुअली मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी. ओके, सो इस तरीके से ये तीनों मेथड से रेन फॉरकास्टिंग इज पॉसिबल. ओके, और इसमें से जो आप कैलकुलेशंस करते हो ना, वो सही निकलते हैं. राइट, इस तरीके से अपना स्टडी जो है वो सुधाकर जी ने अपने कीन इंटरेस्ट से और बहुत ही हेवी काम से, डेडिकेटेड काम से हमारे सामने रखा. तो थोड़ा सा देखते हैं कि उन्होंने जो मेथड फाइंड आउट की उसमें उसके फीचर्स क्या थे. सो लेट अस सी दिस टेक्निक, दिव्य पद्धति. सो इट्स प्योरली मैथमेटिकल कैलकुलेशन. ओके, सो इसमें से जो ज्योतिष हम जिसको बोलते हैं, ओके, सो सारा ज्योतिष इसमें इंक्लूडेड है कि ग्रहों की गति, ठीक है, तो उसका कैसा इफेक्ट आने वाला है, फिर चंद्र की गति, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण. ओके, सो इनका सारा यूज कैसे किया जाए, उसके कैलकुलेशंस. ओके, सो ये सारे सारे जो प्रिंसिपल्स है ना, ये इसमें आते हैं. सो पूरा का पूरा वो कैलकुलेशन जो है वो सारा का सारा इसमें आ जाता है. और फिर कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स निकलते हैं, जैसे मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण चतुर्थी को आश्लेषा नक्षत्र आए, ओके, पंचमी को मघा नक्षत्र आए, षष्ठी को पूर्वा नक्षत्र आए, तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष में 3 रातों के लिए बहुत बारिश होती है. राइट, सो सच थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिव्य पद्धति. ओके, सो इस तरीके से ये सारा जो पर्जन्य का विचार है ये इसमें आता है. राइट, अब सेकंड है दैट इज, अब ये जो है ना दिव्य पद्धति, है सबको समझ में नहीं आ जाती. ओके, जो सारे फार्मर्स है फॉर एग्जांपल, जिनके लिए ये रेन फोरकास्टिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ऐसा नॉट नेसेसरी कि उनको समझ में आ जाए अच्छे से. राइट, तो उनके लिए ये सेकंड मेथड है अंतरिक्ष पद्धति. अंतरिक्ष पद्धति ये उनको अच्छे से समझ में आने वाली है. राइट, बिकॉज अंतरिक्ष पद्धति में क्या करते हैं, ये नेचर में क्या चल रहा है ना, इसको ऑब्जर्व करते हैं. ओके, सो जो बादल है, राइट, विंड की डायरेक्शन है फ्लो होने की, तो उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे बारिश होगी. राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आषाढ़ महीना है, उसकी पूर्णिमा है, फुल मून है, और उसके सनसेट के टाइम पे अगर आग्नेय दिशा जो है वहां से गर्म विंड बह रहा है, तो वो अच्छा नहीं है. ओके, सो बिकॉज ऑफ हीट, ओके, देयर विल बी सम लॉस. तो अगर आषाढ़ महीने में दक्षिण दिशा से बहुत जोर से वायु जो है वो बह रहा है, तो बहुत जोर से आवाज करते, तो बारिश बहुत ही कम हो जाएगी. राइट, सो सच थिंग्स कि ये ऑब्जर्व करो कि विंड की डायरेक्शन कैसी है, फ्लो कैसा है, ओके, बादल कैसे है, इस तरीके से. राइट, सो इस तरीके से सिर्फ ऑब्जर्वेशन करो और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो रेन है वो कैसे होने वाला है. और फिर उस तरीके से आप लोग प्लान कर सकते हो आपका प्लांटेशन और आपके फार्मिंग की मेथड. सिर्फ यही नहीं, अगर आपको रेनबो दिखाई दे रहा है तो उसका क्या रिजल्ट आएगा ये भी आता है. कि फॉर एग्जांपल सनसेट है, राइट, और आपकी जो वेस्टर्न साइड है, ओके, मतलब वेस्ट पे अगर सनसेट का टाइम आपको रेनबो दिखे, तो आफ्टर 36 आवर्स यू विल गेट रेन. ओके, देयर विल बी रेनफॉल. तो इस तरीके से अगर ऐसे ही अगर नॉर्थ है, नॉर्थ साइड पे अगर आपको रेनबो दिखे, तो अचानक से सडनली रेनफॉल होगा. ओके, सो इस तरीके से उन्होंने मेथड्स दिए हैं.
राइट। और अगर यही नॉर्थ को रेनबो दिखा तो सडनली रेनफॉल स्टार्ट होगा। पर अगर यही रेनबो जो है वो अगर आपको साउथ में दिखा तो यू विल गेट अ ब्रेक इन रेनफॉल। ओके, नहीं तो यू विल गेट कंसिस्टेंट रेनफॉल। इसमें से कुछ तो होता है, राइट। सो दिस observations are noted by our acharyas, our rishis, by their consistent observation, राइट। तो उनका एक एक दिन में नहीं हुआ ये सारा ये जो डेवलपमेंट, ओके। तो धीरे धीरे स्टडी करते करते उनका जो हार्डवर्क है उससे इन लोगों ने ये सारा क्या किया है तो नोट किया है। और ये हमारे ग्रंथों में है। हमको अगर देखना है कि ये सही है कि नहीं, तो इसलिए आप हमको क्या करना पड़ेगा, ये एक्चुअली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एंड ऑब्जर्विंग द नेचुरल फिनोमिनन जो दिख रहा है आपको कि विंड है, रेनबो है, फिर थंडरिंग है, तो इसके लक्षण है सारे इन ग्रंथों में, राइट। तो वो सारा ऑब्जर्व करके नोट करके उसमें से उससे क्या होगा, अगर ऐसा है तो क्या होगा, ये सारा अच्छे से समझ के आपको रेनफॉल का प्रेडिक्शन मिल सकता है। एंड देन यू कैन प्लान योर थिंग्स, ठीक है। सो such a way, in this such a way, all these things are important. So दिव्य पद्धति is all about mathematics, बात एक ही है, ओके। सिंगल एम इज व्हाट, रेनफॉल प्रेडिक्शन। पर उसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं। दिव्य पद्धति में क्या होता है, दिव्य पद्धति में एक्चुअली यू स्टडी दिस और यू कम टू अ कंक्लूजन बाय मैथमेटिक्स। एंड इन अंतरिक्ष पद्धति you come to a conclusion by observing the nature, right? So only this difference is there. और इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है भौम पद्धति, ओके। दिस इज रियली वेरी इजी, बट जस्ट यू नीड सच आई, ओके, कि हमारे आजू बाजू में क्या चल रहा है, राइट। तो वेरी इंटरेस्टिंग, आपको ये सुनने में बहुत मज़ा आ जाएगा कि अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि रात दिन बारिश हो, तो नेचर में क्या क्या होने लगता है। जैसे चींटियां हैं, वो अपने मुंह में फूड पार्टिकल्स लेके चलते हैं, या उनके अंडे, ओके। तो ये लेके वो चलने लगती है। जो फ्रॉग्स है वो अचानक से आवाज़ करने लगते हैं। फिर बिल्ली, सांप, चूहे, ये विदाउट एनी रीज़न दे आर रनिंग हियर एंड देयर, ओके। फिर जो बिल्लियाँ हैं वो अपने नाखून से ज़मीन जो है ना वो क्या करने लगती है, तो वो टीयर करने लगती है। फिर सांप जो है वो पेड़ पे चढ़ने लगती है। काउज़ जो है वो सूर्य जहाँ पे है, सूरज जो है सूरज की दिशा पे देखने लगते हैं। फिर जो गाय हैं उनके कान और उनके जो पैर है वो वाइब्रेट होने लगते हैं, राइट। सो इस तरीके से क्या होता है, सच थिंग्स यू कैन ऑब्जर्व। और अगर ऐसा है तो रात दिन बारिश होने वाली है। फिर अगर आपके ये है कौवे है, ये पेड़ पे उनके नेस्ट अगर आपको दिखाई दे तो बारिश कम होती है, ओके। फिर और है, मतलब उनके एक्चुअली दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड कि कौवों के जो नेस्ट होते हैं वो कौन से दिशा पे है, इस पे ही बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर वो नॉर्थ पे है, नॉर्थ साइड पे, तो यू विल गेट रेन विथ लॉट ऑफ विंड फ्लो, ओके। तो इस तरीके से हर एक दिशा में क्या क्या है, उनके नेस्ट अगर हर एक अलग अलग दिशा में है तो क्या होगा। सो वी कैन प्रेडिक्ट रेन डिपेंडिंग अपॉन दैट। फिर कौवे का चीखना कैसा है, उसका साउंड कैसा है, इस पे ही है कि अगर वो रेनी सीजन में अपने नेस्ट में बैठ के अगर चीखता है, साउंड करता है, तो बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, ओके। फिर अगर ठंड में अगर वो अपने नेस्ट में बैठ के चीखता है तो बहुत ही लॉस होने वाला है कि बारिश होने ही नहीं वाली, लाइक दैट,
ओके, फिर ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि कौवे के नेस्ट में कितने अंडे हैं, इस पे इसके ऊपर भी है। एक अंडा है तो यू विल गेट रेन विथ थंडरिंग, 2 अंडे हैं तो ज़ोर से वायु जो है ज़ोर से विंड बहने वाला है और बारिश होने वाली है, और 3 अंडे हैं तो अच्छी बारिश होने वाली है। 4 अंडे हैं और उसमें से 2-2 के सेट में है कि 2 अलग रखे हैं, 2 अलग रखे हैं, तो अच्छी बारिश होने वाली है। पर अगर 4 एक साथ रखे हैं वो अंडे, तो बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। ओके, सो these we don't know the logic behind this, but these things are noted in the text by observations. ओके, फिर ये भी है कि अगर आपका पानी है वो टेस्टलेस होने लगे, बहुत ही एकदम कड़वा पानी है, तो क्या होगा? या अगर आपका नमक है उसको पानी है पानी उसको आने लगा, राइट? या आपका जो आयन है उसको रॉ फ्लेश जैसा स्मेल आने लगा। अपना आपका जो बटर मिल्क है वो और ज़्यादा क्या होने लगा, वो और ज़्यादा सोर होने लगा। तो क्या होगा कि बारिश कैसे होगी वो उन्होंने बताए हैं, राइट? सो इन दिस वे दिस भौम पद्धति इज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट्स। और सुधाकर जोशी जी हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उन्होंने ये सारे टेक्निक्स जो है ना वो अच्छे से स्टडी की है, हमारे सामने रखे इजी लैंग्वेज में। उनका एक मराठी भाषा में पुस्तक है, तुम्हीच तुमचे पर्जन्य तज्ञ व्हा। ओके, सो ये जो बुक है उसमें उन्होंने अपना जो स्टडी है वो और टेक्स्ट में जो है वो कंपेयर करके दिया है। और ये जो टेक्स्ट है वो फार्मर्स के लिए या स्कॉलर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहा। इसके लिए वो पहचान उनकी पहचान बनी, और ये जो लॉस्ट पूरा का पूरा लिनिएज था वो हमारे सामने उन्होंने रखा। तो आज भी किसी को भी अगर रेन प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, तो सुधाकर जोशी जी का काम जो है ना वो मदद करता है। उनका जो काम करने का स्टाइल है, उनकी काम करने की जो पद्धति है और कैसे उन्होंने ये सब किया, उसका स्टडी करके हमें ये जो मदद है वो होती है, राइट? तो उन्होंने खुद ऐसे ऑब्जर्वेशंस किए थे। जैसे बताया जाता है कि पौष महीना जो है मराठी महीना, उसमें निरीक्षण करना चाहिए, आकाश निरीक्षण। ओके, तो वो ऐसा उन्होंने खुद किया था, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस नोट डाउन किए थे। और फिर इसलिए इनका जो बुक है वो एग्रीकल्चरल साइंस के जो लोग हैं या क्लाइमेट टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं उनके पास होना ही चाहिए। ओके, सो आज हमने 2 लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन ली, सुभाष पालेकर जी और सुधाकर जोशी जी। तो उनका जो काम है वो इस तरीके से हेल्पफुल रहा। सुभाष पालेकर जी ने डायरेक्टली टेक्सचुअल मेथड हमें बताई नहीं कुछ, ओके, पर उनका जो काम है वो आईकेएस के थॉट को सपोर्ट ही करता है, राइट? और उन्होंने जो कुछ भी किया वो आईकेएस में जो बताया गया है, टेक्स्ट में जो बताया गया है कि कैसे आपको इफेक्ट चाहिए, उसको ही सपोर्टिव रहा। और जो सुधाकर जोशी जी है उन्होंने ये जो लॉस टेक्निक है ग्रंथों की, जो अलग अलग ग्रंथ हैं इस फील्ड के, तो उसमें से फाइंड आउट करके हमारे सामने रखा। ओके, सो देयर कंट्रीब्यूशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर जिन लोगों को इस ब्रांचेस में काम करना है वो लोग ज़रूर इनको क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, इनके काम का रेफरेंस ले सकते हैं। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इस सीरीज़ का, मतलब इस मॉड्यूल का लास्ट वीडियो होगा। हम और 2 कंट्रीब्यूशंस के बारे में बात करेंगे, एंड देन उसके बाद हम आगे जाएंगे, ये देखेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे कलेक्ट की है इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, थैंक यू।